हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मीन। इस लेक्चर में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसीज होते कौन कौन से हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब क्या है, उनके काम क्या है और जो भी सेंट्रल टेंडेंसीज हैं वो कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग ये जो लिटरेचर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको समझने से पहले हम लोग आपस में थोड़ी बातें करते हैं। क्या बात करेंगे सर? तो बात ये करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसीज को हम लोग अपने जनरल लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? आप लोगों के क्लास में क्लास मॉनिटर्स तो होते होंगे। हाँ, होते हैं सर। तो ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी भी वही है जो आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर का काम होता है। स्टैटिस्टिक्स में एक ग्रुप अगर है, एक ग्रुप है किसका? डेटा का, जिसमें बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का वही काम है यहाँ पे जो आपके क्लास में आपके क्लास मॉनिटर का है। ठीक है, समझ आया? सर समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपका क्लास मॉनिटर करता क्या है? वो आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है सर, वो असेंबली में लाइन में फ्रंट में खड़ा होता है। नहीं, वो उस रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके कुछ प्रॉब्लम्स होते होंगे तो उनको आपके प्रिंसिपल्स तक कौन लेके जाता है? आप लोग सारे स्टूडेंट चले जाते हैं क्या? नहीं जाते ना, क्लास मॉनिटर जाता है। ठीक है, वैसे ही एक पूरे पॉपुलेशन का जितना भी, एक पूरे पॉपुलेशन में जितना भी डेटा होता है, ठीक है, एक पूरे पॉपुलेशन में जितना भी डेटा होता है उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आगे के जो लाइंस लिखे हुए हैं उनमें से ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस पे हम लोग फोकस करते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ अ ग्राम ऑफ गोल्ड इज ₹4450। आपको लगता है कि पूरे साल भर गोल्ड का जो प्राइस रहा होगा वो 4450 रहा होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, इतना तो हमको भी पता है कि नहीं रहा होगा। तो ठीक है, मतलब ये जो 4450 है ये पूरे साल भर प्रिवेल नहीं किया, लेकिन जो भी प्राइस था वो इसके आसपास ही था। ठीक है, ठीक है। ये क्या बोलता है सेकंड, आगे इसको रिलेट करेंगे। ये क्या बोलता है सेकंड सेंटेंस? द होंडा सिटी कार गिव्स एवरेज 18 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन द हाईवे। आपको लगता है कि हर होंडा सिटी कार 18 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ पेट्रोल का एवरेज प्रोवाइड करती होगी? नहीं करती होगी, लेकिन हर कार 18 किलोमीटर्स के आसपास का एवरेज जरूर प्रोवाइड करती होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या बोलता है? अ सर्वे शोड द एवरेज शू साइज ऑफ वुमेन इन इंडिया इज साइज 7। आपको लगता है कि हर वुमेन का शू साइज जो है वो 7 है? नहीं, लेकिन वो 7 के अराउंड ही होगा। 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 5 होगा, यही कुछ होगा, 7 के आसपास ही होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके आसपास ही हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, हमारे सैंपल के, वो लाई करेंगे। इसका यही मतलब हुआ? यस सर, यही मतलब हुआ। यही चीज हमारा बोलना चाहता है अगला जो पैराग्राफ है वो। 1 नंबर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटायर न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, 1 नंबर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटायर न्यूमेरिकल डेटा। मतलब ये प्राइस जो लिखा हुआ है 4450, ये हो सकता है 4400 से लेके 4500 के बीच में रहा हो, और ये पूरा जो रेंज था हमारा 4400 से 4500 के बीच का, ये रेंज को डिनोट करने के लिए हमारा क्या यूज किया गया? 4450। ठीक है, ये पूरे रेंज को डिनोट करने के लिए यूज किया गया था 4450। वैसे ही यहाँ पे हमारा शू साइज हो सकता है 5 से लेके 10 के बीच का कोई भी नंबर, और उसको डिनोट करने के लिए क्या यूज किया गया? 7। 5 से 10 तक के रेंज को डिनोट करने के लिए हमने यूज किया है 7। ये 7 कैसे कैलकुलेट हुआ, ये आगे फॉर्मूला है, वहां हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर जो पूरे डेटा को,
जो पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, जैसे कि आपका क्लास मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है पूरे क्लास को, वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है हमारे पूरे सेट ऑफ डेटा को। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी बोला जाता है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, जनरली एवरेज से मतलब हम लोग अरिथमेटिक मीन समझते हैं, लेकिन एवरेज का जो वर्ड मीनिंग है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो सेंट्रल टेंडेंसी है, ना कि अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्लास मॉनिटर का काम क्या होता है। पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्लास मॉनिटर का काम क्या होता है। वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, आपके प्रॉब्लम्स को रखेगा, उसके सॉल्यूशंस लेके आएगा टीचर से, दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का काम क्या है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो दो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला क्या, टू गेट अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर ग्रुप। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी 4400 और 4500, ये कितना बड़ा रेंज है। ठीक है, और इस रेंज को अगर मैं डिनोट करूं, जैसे सपोज बात करते हैं, ठीक है, 365 डेज के आपको गोल्ड के प्राइजेस दिए जाते हैं, तो आपके पास कितने नंबर्स होंगे सर? 365 नंबर्स होंगे। ठीक है, इतना डेटा को हैंडल करना मुश्किल है, इसीलिए उसका एक एवरेज निकाला गया 4450। अब ये एक नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 हमारे गोल्ड का प्राइस कितना था? एवरेज प्राइस था 4450। अदरवाइज हमको क्या बोलना पड़ता? 2019-20 के ड्यूरिंग हमारे गोल्ड का प्राइस ये थे, और यहां पे पूरे डिनोट होते 365 प्राइजेस। ठीक है, पूरे 365 प्राइजेस हमको वहां पे दिखाने पड़ते हैं, तो पूरे 365 प्राइजेस ना दिखा के, पूरे 365 प्राइजेस ना दिखा के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एवरेज दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये एक एवरेज नंबर जो है ये हैंडल करने में कंपैरेटिवली बहुत इजी है, रादर देन हमको ये 365 नंबर्स हैंडल करने पड़े। ठीक है, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है हमारा? सेकंड ऑब्जेक्टिव बोलता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन मतलब सर एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बोला हुआ है, होंडा सिटी कार जो है वो 18 किलोमीटर का एवरेज देता है। अब आते हैं एग्जांपल पे। ठीक है, होंडा सिटी का एवरेज है 18 kmpl। ठीक है, साथ ही एक और हम लोग सपोज कर लेते हैं, वर्ना का एवरेज है 17 kmpl। ठीक है, रिट्ज का एवरेज है हमारा 19 kmpl। अब हम लोग इसमें कंपेयर कर सकते हैं क्या कि कौन ज्यादा एवरेज प्रोवाइड कर रहा है और कौन कम एवरेज प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियसली सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 18 जो है वो ज्यादा है 17 से, मतलब होंडा सिटी जो है, मतलब होंडा सिटी जो है उसका एवरेज ज्यादा है किससे? वर्ना से। ठीक है, और 19 जो है वो ज्यादा है 18 से, मतलब रिट्ज का जो एवरेज है वो ज्यादा है होंडा सिटी से। ठीक है, ये कंपैरिजन हुआ। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैं आपको सीरीज ऑफ डेटा दे दूं, सीरीज ऑफ डेटा दे दूं तो कंपैरिजन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। एग्जांपल से समझे। ठीक है, होंडा सिटी के एवरेज इधर मैं लिखूंगा, रिट्ज के एवरेज इधर मैं लिखूंगा, और वर्ना के एवरेज में इधर लिखूंगा। ठीक है, होंडा सिटी सपोज ये उसके एवरेजेस हैं, 5 कार की बात करते हैं। ठीक है, रिट्ज के 5 कार की बात करते हैं।
और वरना के 5 कार की बात करते हैं। ठीक है, अब इनमें मैं अगर बोलूं कि कंपेयर करना है तो कंपैरिजन हो पाएगा? किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं क्या कि कौन सी कार अच्छी है, होंडा सिटी अच्छी है कि रिड्ज अच्छी है कि वरना अच्छी है? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये नंबर्स का कंपैरिजन अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमको एक नंबर चाहिए, इसमें से एक नंबर, इसमें से एक नंबर, इसमें से एक नंबर। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब वो सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि तीनों में से कौन सी कार अच्छी है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हो जाते हैं हमारे। उसके बाद आते हैं हम लोग फंक्शंस पे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो करता क्या है भाई, फंक्शन क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का? आपके क्लास मॉनिटर का काम क्या है? जो आपके क्लास मॉनिटर का काम है सेम काम है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, 7 पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। इनमें लिखा क्या हुआ है? एवरेज प्रेजेंट्स फीचर्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, मतलब पूरा जो सैंपल है, पूरे जो सैंपल्स हैं उनका जो फीचर है, ठीक है, पूरे जो सैंपल है हमारे, ठीक है, उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है सिंपल और समराइज्ड फॉर्म में। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था कि ये जो है मतलब 365 डेज का पूरा जो डेटा है, ये जो 365 डेज का पूरा डेटा उसको समराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया एक एवरेज निकाल के 4450। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कॉमन डिनोमिनेटर फॉर कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स ऑफ डेटा। यहां लिखा हुआ है कॉमन डिनोमिनेटर फॉर कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था, अगर हम लोगों के पास यहाँ पे 5-5 नंबर है तो उसको कंपेयर करने के लिए हमको परेशानी होगी, लेकिन एक ही नंबर दिया गया है तो हमको परेशानी नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पे हम लोग रीड्स के लिए 7 कार के डेटा लेते, सपोज 7 कार के डेटा लेते, तो और कंपैरिजन करने में परेशानी हो जाती, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ हो गया 7, तो नंबर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन करने में और परेशानी होती। तो इससे अच्छा हम लोगों ने क्या निकाला? एक सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट किया। हो सकता है वो अरिथमेटिकल मीन हो या ज्योमेट्रिकल मीन हो, वो आगे देखेंगे जो भी है, लेकिन एक सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट किया और वो सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस में हमने उसको कंपेयर करके हमने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट ये हाईलाइट करना चाहता है कि कॉमन डिनोमिनेटर प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? कंपैरिजन के लिए, 2 सेट ऑफ डेटा में। ठीक है, गिव्स अ पिक्चर ऑफ कंप्लीट ग्रुप, जैसे कि आपका क्लास मॉनिटर होता है। ठीक है, अगर क्लास मॉनिटर बदमाश है मतलब ये माना जाता है कि पूरी क्लास बदमाश है। होता है क्या ऐसा? होता है सर, होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा सेंट्रल टेंडेंसी छोटा है, सपोज मैं एक बात करता हूं, मैं एक नंबर देता हूं आपको कि एक सेट ऑफ डेटा है, एक सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, जिसका सेंट्रल टेंडेंसी 5 है। ठीक है, वहीं पे दूसरा सेट ऑफ डेटा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दूसरा सेट ऑफ डेटा है जिसका सेंट्रल टेंडेंसी 500 है। ठीक है, मतलब क्या इससे हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि पहला सेट ऑफ डेटा जो है, पहला सेट ऑफ डेटा जो है उसमें कंपैरेटिवली छोटे नंबर्स हैं सेकंड सेट ऑफ डेटा से? यस सर। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो बहुत बड़ा है पहले वाले से। ठीक है, मतलब पहले वाले में छोटे छोटे नंबर्स होंगे, बाद वाले में बड़े नंबर्स होंगे, कंपैरेटिवली बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, वही चीज बोलना चाह रहा है कि एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है पूरे ग्रुप का। जैसे कि यहाँ पे 500 बोल रहा है कि मेरे ग्रुप में बड़े लोग हैं, यहाँ पे 5 बोल रहा है कि मेरे ग्रुप में छोटे लोग हैं, वैसे ही। ठीक है, इन एवरेज इज वैल्यूएबल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एस्टिमेटिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, पता नहीं मुझे आप लोग कितने अवेयर हैं, लेकिन पूरे स्कूल का एक पास परसेंटेज निकाला जाता है। सपोज एक स्कूल है ए, दूसरा स्कूल है बी, तीसरा स्कूल है सी।
पहले स्कूल का जो पास परसेंटेज है दैट इज 87%, दूसरे स्कूल का 78%, तीसरे स्कूल का 93%। ठीक है, अब ये तीनों स्कूल के पास परसेंटेज आपके सामने है। आप लोग बता सकते हैं कौन सा स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है? यस सर बता सकते हैं। कौन सा स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ऑब्वियसली सी। कौन सा स्कूल सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है? ऑब्वियसली बी। कौन सा स्कूल एवरेज परफॉर्म कर रहा है? ऑब्वियसली ए। ठीक है, अकॉर्डिंगली प्लानिंग होगी। सी स्कूल का मैनेजमेंट ये प्लान करेगा कि 93 को कैसे मेंटेन रखा जाए या फिर और इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, बी स्कूल का मैनेजमेंट ये कोशिश करेगा कि 78 को कैसे इंप्रूव किया जाए। इन द सेम वे ए वाला भी यही कोशिश करेगा, लेकिन तीनों के एफर्ट्स में, तीनों के प्लानिंग में डिफरेंस होगा। इसको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, इसको कंपैरेटिवली ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, इसको बी से कम एफर्ट्स की जरूरत है। उसके बाद आता है सी को सबसे कम एफर्ट्स की जरूरत है। तो इनकी प्लानिंग जो है वो अकॉर्डिंगली होगी। अब ये प्लानिंग किस पे डिपेंड करती है? तो ये जो नंबर्स आए हैं 93, 78, 87 इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है सर, वही पॉइंट बोलना चाह रहा था। ये हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ में क्या बोलता है? is a basis for many other techniques of statistical analysis। Obviously अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? मीन डेविएशन। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब में हमारे क्या काम आएंगे? ये सब में काम आएंगे हमारे जो यहां पढ़ने वाले हैं हम लोग मीन। ठीक है, मीन आगे के लिए बेस बनेगा। वैसे ही कहीं कहीं पे मोड हमारा बेस बनता है, कहीं कहीं पे मीडियन बेस बनता है। तो आगे जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टूल्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, मीन डेविएशन हुआ, ये सब में हमारे यही जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं या एवरेज है, यही काम आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है? एन एवरेज ट्रेसेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा। मतलब अभी इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट है, एक टूल है, एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन क्या डिनोट करता है कि दो सीरीज, सपोज सीरीज ए एंड सीरीज बी, ठीक है, दो सेट ऑफ डेटा है, ये दोनों सेट ऑफ डेटा के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, नो रिलेशन। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है हमारा ये कोरिलेशन। ठीक है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब ये कोरिलेशन में यूज होना है हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज, वही चीज ये बताना चाह रहा है। जब कोरिलेशन वाले चैप्टर पे जाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए इतना समझना सफिशिएंट है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट क्या बोलता है? सेवेंथ पॉइंट इज बोल रहा है एन एवरेज इज यूजफुल इन मेकिंग द डिसीजंस और द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन रिसर्च इज यूजफुल इन मेकिंग द डिसीजंस। हमारा जो पिछला एग्जाम्पल था ये आ गया पिछले एग्जाम्पल पे, होंडा सिटी, वर्ना एंड रीड्स। कौन सा कार खरीदना है? ऑब्वियसली जिसका माइलेज ज्यादा हो, गिवन दैट द प्राइस ऑफ द ऑल द थ्री इज सेम। ठीक है, अगर तीनों के प्राइस सपोज सेम कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो आप लोगों को कौन सा कार खरीदना होगा? 19 kmpl। क्यों? इसका जो माइलेज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द अबाउट टू। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस कार को प्रीफर करेंगे गिवन दैट तीनों के प्राइस सेम है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड एवरेज। अब इतने में तो समझ आ गया होगा, कुछ इंपॉर्टेंस हो ना हो, इस चैप्टर का हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरेज। इतना बात समझ लो कि ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है 8 मार्क्स के तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। तो इतना इंपॉर्टेंट तो है ये। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं कि इसमें लिखा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सेंट्रल टेंडेंसीज का। देखो भाई, एक हमारे स्टैटिस्टिशियन है डॉक्टर बाउले, ये बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने तो लिख ही दिया है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेज, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जो साइंस है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा।
उसके बाद एक हमारे इकोनॉमिस्ट है आर ए फिशर के बारे में आगे भी हमको पढ़ने को होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला, द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ human mind to grasp it in entirely a large body of numerical data compels us to seek relatively few constants that will adequately describe the data। वही बात जो हम लोगों ने पहले की थी, अगर मैं पूरे 365 प्राइजेस बताता हूँ तो वो याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन एक एवरेज प्राइस बताता हूँ 4450 तो वो याद रखना कंपैरेटिवली बहुत इजी होगा। ठीक है, वही बात बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत सारे डेटा याद नहीं रख सकता, इसलिए हमारे काम आता है एवरेज, क्योंकि एवरेज सारे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक पूरे पॉपुलेशन के पास होते हैं। ठीक है, एवरेजेस ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये आगे भी जितने स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वहां पे भी काम आने हैं। ठीक है, क्लियर है सर। अभी आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोलता है, रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल एवरेज। एक एवरेज को होना कैसे चाहिए, आपके क्लास मॉनिटर को कैसे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो सबसे बात करे, जो सबको समझे, जो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के अच्छा होना चाहिए, जो सबसे बात करे, जो सबको समझे, जो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर पाए, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा ही कुछ होता है हमारे इसका भी काम, सेंट्रल टेंडेंसी का। तो लिटरेचर में देखते हैं। ठीक है, क्या है, सिंपल एंड रिजिड डेफिनेशन। ठीक है, मतलब एन एवरेज शुड बी रिजिडली डिफाइंड सो दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ। अगर मैं मीन बोल रहा हूं तो आपको भी मीन ही समझ आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मीन के बहुत सारे मतलब हैं और मैं किसी और सेंस में बोलना चाह रहा हूं, आप उसको किसी और सेंस में ले रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद हम दोनों एक स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं होंगे, हम दोनों के समझ में डिफरेंस आएगा। इसलिए बोला है, इफ इट इज नॉट वेल डिफाइंड देन देयर आर चांसेस ऑफ इट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जर्वर्स ओन इंटेलिजेंस एंड बायस। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप अगर वही नहीं समझते, क्योंकि डेफिनेशन सेम नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। कि अगर मीन का डेफिनेशन नहीं दिया जाता, सपोज इमेजिन करो एक सिचुएशन जिसमें आपको मीन का डेफिनेशन दिया ही नहीं गया। ठीक है, मैंने अपना मीन का डेफिनेशन बनाया, आपने अपना डेफिनेशन बनाया, आपके फ्रेंड ने अपना डेफिनेशन बनाया, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं तो एग्जाम में आपको अपना मीन के डेफिनेशन से जो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के आंसर्स पूछ रहा हूं, आपने अपना लिख दिया, मैं नंबर काट दूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए बोलता है कि सिंपल एंड रिजिड डेफिनेशन, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, रिजिड डेफिनेशन होना चाहिए, एक ही डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलता है इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब जो जल्दी से समझ आए, ऐसा नहीं कि मतलब उसको समझने के लिए हमको मतलब रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर रॉकेट साइंस हुआ तो इंटरेस्ट नहीं लेगा बच्चा, पढ़ेगा नहीं। वैसे भी अभी आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, दिख रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वही सोच के पढ़ लो। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंपल एंड इजी टू कंप्यूट, क्योंकि अगर इजी टू कंप्यूट नहीं हुआ तो आप लोग एग्जाम में छोड़ेंगे, क्योंकि आता नहीं सर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन नहीं आता हमको, उतनी जरूरत ही नहीं है। इसलिए सिंपल एंड इजी टू कंप्यूट। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स जो है वो है ही सिंपल एंड इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमको मैथ्स वाले जितने फॉर्मूलेज हैं वो नहीं लगते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। क्लास मॉनिटर ऐसा हो कि जो सेलेक्टेड अपना जो ग्रुप है उसका, सपोज 5 लोगों का उसका ग्रुप है, आपका क्लास मॉनिटर ऐसा है कि वो उन्हीं 5 की बात सुनता है। ठीक है, जो उसके 5 फ्रेंड्स हैं उन्हीं की बात सुनता है, बाकी लोगों की बात ही नहीं सुनता। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसको ऐसा होना चाहिए ना जो सबकी बात सुने। सेम काम है सेंट्रल टेंडेंसी का। अगर सेंट्रल टेंडेंसी के पास सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सपोज सेंट्रल टेंडेंसी के पास सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो पूरे पॉपुलेशन का डेटा रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखना आगे लिमिटेशंस में भी आएगा, हम लोग ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी
सेलेक्ट करते हैं जिसके पास मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्योंकि ऑब्वियसली सर्वगुण संपन्न मिलने वाली बात नहीं है, यहाँ पे वो कहीं नहीं होता, दैट इज अ मिथ, ठीक है, सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होता। तो वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी के पास भी सारे गुण नहीं होते हैं, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा गुण हो वो गुण हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। सपोज 99 and 101, अच्छा से लिखते हैं 101, ये दोनों का एवरेज क्या होगा, क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। 0 and 200, ये दोनों का एवरेज क्या होगा, 100 होगा। अब इन दोनों में एवरेज कितना है, 100 है, 100 है, 100 and 100। लेकिन अगर हम लोग देखें लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका जो क्लास मॉनिटर है उसका कोई फ्रेंड है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसका फ्रेंड जो बोलेगा उसको सुनता है, बाकी लोगों की बात नहीं सुनता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो वही डिसीजंस लेगा या वही काम करेगा जो उसका फ्रेंड उसको सजेस्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों की बात सुनेगा, नहीं सुनेगा। वैसे ही होता है हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज के साथ। सेंट्रल टेंडेंसी अगर देखो, एक सीरीज में एक लीस्ट नंबर होगा, एक हाईएस्ट नंबर होगा, ऑब्वियसली एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा ही होगा। अगर कोई सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा है जो इन दोनों में से किसी से भी अफेक्ट हो रहा है तो वो दूसरे साइड को इग्नोर कर देगा। अगर ये हमारा पूरा डेटा है, ये सेट ऑफ डेटा है, ये लीस्ट है और ये हाईएस्ट है, और अगर हमारा सेंट्रल टेंडेंसी सपोज हाईएस्ट से अफेक्ट होके इंस्टेड ऑफ लाइंग इन बिटवीन द सीरीज वो शिफ्ट कर जाता है हाईएस्ट की तरफ, सपोज वो शिफ्ट कर जाता है हाईएस्ट की तरफ क्योंकि वो हाईएस्ट से अफेक्ट हो रहा है, इसके तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो मेजर पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है वो तो शिफ्ट कर गया हाईएस्ट की तरफ। तो मेजर पोर्शन रिप्रेजेंट हो पाया क्या, नहीं हो पाया। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, किसके साथ, ये मेजोरिटी के साथ, ठीक है। इसीलिए हमारा सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लीस्ट और हाईएस्ट ये दोनों वैल्यू से अफेक्ट हो, या ऐसा होना चाहिए जो सबसे कम अफेक्ट हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, मतलब हमने सैम्पलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, सैम्पलिंग मेथड्स बहुत सारे पढ़े हुए हैं। अगर हमारा सैम्पलिंग का मेथड चेंज होता है और उसके बाद जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी हमको मिलता है या हमने चूज किया या हमने जो सेलेक्ट किया सैम्पलिंग मेथड के बदलने के बाद, उसके बाद अगर वो सेंट्रल टेंडेंसी पहले वाले से डेविएट होता है, सपोज हमने पहले जो सैम्पलिंग मेथड यूज किया था, सपोज हमने फर्स्ट सैंपल लिया था जिसके अकॉर्डिंग हमारा सेंट्रल टेंडेंसी 23 आया, ठीक है, और वहीं पे उसी सेट ऑफ डेटा से हमने सेकंड सैंपल लिया जिसके अकॉर्डिंग हमारा सेंट्रल टेंडेंसी 27 आया, ठीक है। तो अब इनके बीच में कितने के डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे बोला ही वही चीज है, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ पे 4 का जो डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर ये पूरी तरीके से बदल के ये आ जाता 72 सेकंड सैंपल के अकॉर्डिंग, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है। अब ये जो डिफरेंस है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वही बोलना चाह रहा है, लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैंपल चेंज होता है इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल टेंडेंसी एकदम से वैरी कर जाए, वैरी कर सकता है, थोड़ा बहुत वैरी करेगा, ठीक है। यही चीज इसमें बोला हुआ है, एज लिटिल एज पॉसिबल अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम फ्लक्चुएट करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो सेंट्रल टेंडेंसी कैपेबल नहीं है हमारे पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जो कि हमारे मेन मीडियन मोड है। अच्छा,
है क्या? एक्चुअली नहीं है, क्योंकि अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? वहां पे हम लोग यूज करेंगे, आगे करेंगे मीन, ठीक है। मोड यूज नहीं होता वहां पे, ठीक है। मोड वहां पे अप्रोप्रिएट नहीं है, मीन वहां पे अप्रोप्रिएट है। बहुत सारी जगहों पे देखना मीन ही यूज होने वाला है। आगे आने वाले क्लासेस में, हायर स्टडीज में भी जाओगे तो वहां पे मीन ही सबसे ज्यादा काम आने वाला है। मोड एंड मीडियन जो होते हैं ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डेटा को, क्योंकि ये पोजिशनल हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। आगे अभी पढ़ेंगे, जस्ट हम लोग क्लासिफिकेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसीज है, ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये मीन जो है एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग मीन हमारा जो होता है वो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल होता है। ये यूज होगा तुम्हारा उसमें कोरिलेशन में यूज होना है, ठीक है। और भी कई जगहों पे, जैसे कि मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज कंसिडर्ड बेटर देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ठीक है। तो इतने में हमारा ये पॉइंट खत्म होता है, रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल एवरेज। अब आते हैं लिमिटेशंस पे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ एवरेज, लिमिटेशंस ऑफ एवरेजेस। देखो वैसे तो हर किसी का अपना अपना लिमिटेशंस होता है, हर किसी एवरेज का, लेकिन एक जनरल आइडिया यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, बट इट इज नॉट ऑलवेज सेफ टू डिपेंड ऑन इट बिकॉज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग कंक्लूजन्स। ऑब्वियसली कैसे देखते हैं, शायद ये एग्जाम्पल मैंने अपने पिछले क्लासेस में भी दिया है, ठीक है। 100 एंड 200 इनका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? सॉरी, 0 एंड 200 इसका एवरेज क्या होगा? 100। 99 एंड 101 इसका एवरेज क्या होगा? अगेन 100। अब इससे ये पता चलता है क्या, अगर सिर्फ तुमको ये दिया हुआ है 100 एंड 100 कि दो सेट ऑफ डेटा है जिनका एवरेज जो है वो 100 है, दोनों का 100 है, तुम क्या बोलोगे? दोनों सेट ऑफ डेटा सेम है। ऐसा है क्या? एक्चुअली नहीं है। यहाँ पे इसी को इनकम की बात करें, अच्छा आपके पॉकेट मनी की बात करें, दो फ्रेंड्स है, एक को 99 रुपीज मिलता है, एक को 101 रुपीज मिलते हैं, मतलब दोनों को ऑलमोस्ट सेम मिलता है, ठीक है, बोल सकते हैं, अच्छी बात है। एवरेज पॉकेट मनी क्या हुआ? 100। लेकिन वहीं पे अगर तो और स्टूडेंट है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि एक को 0 मिलता है पॉकेट मनी और दूसरे को 200 मिलता है, यहाँ पे भी एवरेज 100 आया, लेकिन कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि दोनों को 100 ऑन एन एवरेज 100 मिल रहे हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वही चीज ये बोलना चाह रहा है कि ये कभी कभी हमको रॉन्ग कंक्लूजन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। रॉन्ग चॉइस ऑफ एन एवरेज फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम माइट गिव रॉन्ग एंड फेलेसियस कंक्लूजन्स। जहाँ पे मीन सेलेक्ट करना है वहाँ पे मीडियन ले लिया, जहाँ पे मीडियन सेलेक्ट करना है वहाँ पे मोड ले लिया, जहाँ पे मोड लेना था वहाँ पे मीन ले लिया, तो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमको कोरिलेशन में ही करना होता है, कोरिलेशन में हमको मीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमको मीन की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम लोग मोड कैलकुलेट करके मोड को फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वही चीज बोलना चाह रहा है, रॉन्ग चॉइस, हमको क्या लेना था? मीन, हमको क्या यूज करना था? मीन, हमने क्या यूज किया? मोड। तो यहाँ पे रॉन्ग और फैलेसियस कंक्लूजन्स मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि एन एवरेज फेल्स टू गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डेटा। यही देख लो इसी वाले एग्जांपल में, एन एवरेज 100 फेल्स टू गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डेटा। यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो रहा है, क्योंकि ये 0 वाला और ये 200 100 से प्लस 100 है, ठीक है। तो प्लस 100 कोई अप्रोक्सीमेट डेटा नहीं है। अगर 100 से 2-4 ज्यादा होता या 2-4 कम होता तो कंसीडर किया जा सकता था कि ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये तो पूरी तरीके से 100 ज्यादा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या इस डेटा को? नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस केस में, इस सिनेरियो में ये जो एवरेज है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, ये रिप्रेजेंट करने में फेल हो रहा है, ठीक है। वही पॉइंट ये बोलना चाह रहा है। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं? इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक यू शेप्ड एंड जे शेप्ड। ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है। यू शेप्ड और जे शेप्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एन एवरेज में फेल टू रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा, ठीक है। ये वहां पे भी हमने कवर किया हुआ था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, उसके बाद यहाँ पे आना, तो जाके ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बोलता है एन एवरेज में गिव अस अ वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा। सपोज जैसे कि यही बात है, यहाँ पे भी ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं। एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं? 21। ये 21 किसी भी क्लास में है क्या? नहीं है। तो एवरेज स्टूडेंट इन अ क्लास 21, लेकिन 21 किसी क्लास में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत बार यही होगा कि जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज हमको मिलेंगे, जनरली मीन के साथ ही यही होता है। जो मीन हमको फॉर्मूला से हम डिराइव करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, वो मीन हमारे सीरीज में कहीं भी नहीं होता, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, समटाइम्स इन एवरेज में इट गिव्स अस अपसर्ड रिजल्ट्स। इसी में थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए इसी एग्जांपल में, ठीक है, इसी एग्जांपल में चेंज किया जाए 20 एंड 21, दो क्लास है, एक में 20 स्टूडेंट्स है, एक में 21। एवरेज स्टूडेंट क्या होंगे? 20 प्लस 21 अपॉन में 2 दैट इज 41 अपॉन में 2 दैट इज 20.5 स्टूडेंट्स पर क्लास। पॉसिबल है? 0.5 को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? 0.5 स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है, वेरी अपसर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। यहाँ से थोड़े आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अभी तक ओवरव्यू चल रहा था, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारा बेस था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है। अभी यहाँ से हम लोग आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या कवर किया गया है इस चैप्टर में। तो सेंट्रल टेंडेंसी दो टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल मतलब जो फॉर्मूले यूज करके डिराइव किए जाएं, ठीक है। पोजिशनल मतलब जो डिराइव किए जाते हैं कि वो किस पोजीशन पे लाई करते हैं। हमको वहाँ पे फॉर्मूले उनको ऑब्टेन करने के लिए यूज़ नहीं करना होता, हमको वहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करना होता है उनका पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए। वो नंबर ऑब्टेन करने के लिए नहीं, वो नंबर का पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए वो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी एक ही है, मीन, ठीक। पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसीज दो हैं, मीडियन एंड मोड, जो कि हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। मीन हम लोग इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। मीन तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ अरिथमेटिक मीन वाला पोर्शन हम लोग अभी कवर करेंगे। अरिथमेटिक मीन भी दो टाइप के हैं, सिंपल एंड वेटेड। ये बोलने के लिए दो टाइप के हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस, अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन में एक छोटा सा वेरिएशन दे दिया जाए तो वो वेटेड अरिथमेटिक मीन बन जाता है। बहुत ही ईजी है, बहुत सही से सीखेंगे, बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, अरिथमेटिक मीन हमारे सिलेबस में है, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक नहीं है, तो हम लोग अरिथमेटिक पे फोकस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक मीन। तो हम लोगों ने डेटा क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था तीन टाइप के सीरीज, प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था तीन टाइप के सीरीज बनाना, ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा तीनों सीरीज में। तीनों सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन तीन फॉर्मूले हैं। दिखने को ये 9 फॉर्मूले हैं, लेकिन एक्चुअली ये 9 फॉर्मूले हैं ही नहीं। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, और ये तीनों जो हैं वो इन तीनों के सेम है। मतलब कितने हुए? ये 3 और ये 2, ओनली 5, ठीक है। और अगर हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होगा ये कि ये फॉर्मूले और इन दोनों फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, वैसे भी स्टैटिस्टिक्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में। यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पेन कॉपी साथ में लेके आप लोग भी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि हम लोग प्रैक्टिस कैलकुलेटर के साथ कर रहे हैं, बाद में पता चला कि कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है, तो हम लोगों ने कैलकुलेटर के साथ प्रैक्टिस किया था तो भी बिगड़ जाएगा हमारा एग्जाम, इसलिए कैलकुलेटर अभी से छोड़ दो, ठीक है। हम लोग बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले आ जाते हैं, 3 फॉर्मूले, 3 मेथड पढ़ा था ना, डायरेक्ट,
शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, तो तीनों के फॉर्मूले। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, ये बचपन से पढ़ा हुआ है और ये मोस्ट बेसिक है, ये तो बिना स्टैटिस्टिक्स पढ़ा आदमी भी कर लेगा कि एवरेज कैसा निकाला जाता है, 2 नंबर का एवरेज कैसे, तो दोनों को जोड़ दो, a + b डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 2, तो 2। वही चीज है यहाँ पे सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है। मीन को डिनोट किया जाता है x बार से, ये हम लोग को बचपन से पता है। हाँ सर पता है, जिसको नहीं पता था मारो चपाट अपने गाल पे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अभी सीख लो, बाद में कोई नहीं बताएगा ये, ठीक है। x बार से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आगे शॉर्टकट मेथड में क्या बोलता है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n, ये सारी चीजें अभी क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। आते हैं अभी क्वेश्चंस पे, ठीक है। आगे के दोनों फॉर्मूले भी क्वेश्चन से कवर करेंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला या कोई भी मेथड का नाम लिया क्या, नहीं, तो वी आर फ्री टू यूज एनी ऑफ दोज, ठीक है। तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करना क्या है, कुछ नहीं, पांचों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, दैट इज 5, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। दैट इज कैसे डिनोट करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है, वेयर n इज 5, n इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1132 प्लस 1140 प्लस 1144 प्लस 1136 प्लस 1148 डिवाइडेड बाई 5। इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल हुआ 0 0 7 एंड 5, 5700, ठीक है। 5700 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 1140। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक में, दैट सिंपल, इतना इजी है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत थी नहीं थी। क्यों यूज करना है कैलकुलेटर, नहीं करना है यूज, वैसे भी एग्जाम में हमारे अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है marks obtained by 10 students in an examination are as given below, calculate mean by direct method as well as shortcut method। मतलब 2 मेथड्स यूज करने हैं, आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी यूज करो। तो करके देखते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n, दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है। अगेन वही करेंगे, मीन इज इक्वल टू 43 प्लस 48 प्लस 65 प्लस 57 प्लस 31 प्लस 60 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 78 प्लस 59 डिवाइडेड बाई कितने, यहां दिया हुआ है 10, ठीक है। अभी ऐड करेंगे इसको फटाफट, ये हो जाएगा हमारा 8 3 11 5 16 16 एंड 7 23 24 24 एंड 7 will be 31 31 and 8 39 39 and 8 will be 47 47 and 9 will be 56 56 for 6 5 5 for 9 9 for 13 13 6 19 19 and 5 24 24 and 3 27 27 and 6 33 33 and 3 36 36 and 4 40 40 and 7 47 47 and 5 will be 52 divided by 10, that will be 52.6, ठीक है। ये होगा मीन, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। अभी हम लोग को करना है शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। शॉर्टकट मेथड के लिए नया पेज ले लेते हैं, फ्रेश पेज, इस पे लिखते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है।
शॉर्टकट मेथड, पहले इसका हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं कि फॉर्मूला बोलना क्या चाहता है। शॉर्टकट मेथड में 3 चीज़ें हैं। n हमको पहले से पता है, ठीक है सर पता है। हमको सीखना है dx क्या होता है और a क्या होता है। a मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, व्हाट, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, मतलब वो मीन जो हमने एज्यूम कर लिया, मतलब एज्यूम कर लिया, ठीक है, क्या ठीक है। एज्यूम मीन मतलब वो मीन जो हमने एज्यूम कर लिया, कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करने से पहले ही एज्यूम कर लेना है कोई भी मीन, वो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। या तो वो इनमें से कोई नंबर हो सकता है या इनके बाहर से भी कोई नंबर हो सकता है, चलेगा। एक मीन, एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो तुमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 50 को एज्यूम, ठीक है, एक 50 हमारा एक नंबर है, इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये इस सीरीज का मीन है, एज्यूम करना है नहीं, एज्यूम करना है, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो हो गया ए। dx क्या है, तो dx मतलब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, टेबल बनाएंगे तो क्लियर होगा, क्वेश्चन करते हैं क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड, इसमें होगा हमारा रोल नंबर, उसके बाद आएगा मार्क्स जिसको x से डिनोट करेंगे, उसके बाद आएगा डेविएशन, ठीक है, डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं dx से, ठीक है, ठीक है। हम लोग इसमें लिख लेते हैं जो क्वेश्चन है, पहले वो कॉपी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। मार्क्स कितने कितने हैं, 43 48 65 57 43 48 65 57, then 31 60 37 31 60 37 48 78 and 59 48 78 and 59। डेविएशन क्या होता है, तो डेविएशन इज डिनोटेड बाय dx एंड dx इज इक्वल टू x माइनस a। x क्या है, x माइनस a, x क्या है, तो हमारा ये सीरीज, ये हमारे x है, a क्या है, तो a हमने एज्यूम किया था यहाँ पे 50, तो ये हमारा यहाँ पे a हो जाएगा 50। अब क्या करना है, तो हर एक इंडिविजुअल आइटम से हमको 50 माइनस करना है, ठीक है, क्लियर हुआ, यस सर। तो करते हैं अभी आगे, तो क्या हो जाएगा 43 माइनस 50 इज इक्वल टू -7, यही होगा, हाँ सर। वैसे ही बाकी सब में भी करें तो -2, 65 माइनस 15 50 will be 15, 57 minus 50 will be 7, 31 minus 50 will be -19, ठीक है। 60 minus 50 will be 10, उसके बाद 37 minus 50 will be -13, 48 minus 50 will be -2, 78 minus 50 will be 28, वेट गलत हो गया, ये हो जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद 59 माइनस 50 विल बी 9, टोटल क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ dx, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सम ऑफ dx पूछा हुआ है, ठीक है। सो सम ऑफ dx विल बी, पहले प्लस प्लस वाले को ऐड करो, 15 एंड 7 22, 22 एंड 10 32, 32 एंड 28 will be 60 and 69 माइनस, पहले से उसके बाद माइनस माइनस वालों को ऐड करने पे क्या आएगा, 7 and 2 9, 9 and 19 will be 28, 28 and 2, 28 and 2 will be 30, 30 and 13 will be 43, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 26। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला पे इसको पुट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको पुट करें हम लोग तो क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx
अपॉन में n, वेयर a इज इक्वल टू 50 हमने एज्यूम किया था। सिग्मा dx का वैल्यू आया 26 प्लस 26 डिवाइडेड बाई n क्या है हमारे 10, ठीक है। तो 10 दिस विल बी 50 प्लस 2.6 दैट इज 52.6। अगेन 52.6 हमारा मीन आया। इससे पहले वाले मेथड में भी 52.6 आया था, इस मेथड में भी 52.6 आया। मतलब क्या, मैंने शुरू ही बोला था फॉर्मूला कोई भी यूज करो, मेथड कोई भी यूज करो, मीन का वैल्यू सेम आना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस ये नंबर्स बदले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड्स हमारे दूसरे हैं। एक शॉर्टकट मेथड है, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। जनरली स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एक बार वर्किंग समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे उससे, ठीक है, कि काम कैसे करता है, क्योंकि आगे जो डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज है वहां पे ये यूज होना है, तो यहीं से उसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले के जैसे फिर से टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल में क्या रहेगा, रोल नंबर, मार्क्स डिनोटेड बाय x, देन डेविएशन, ठीक है, डिनोटेड बाय dx। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मार्क्स कितने हैं हमारे 45 50 65 55 30 60 35 50 80 एंड 60 80 एंड 60, ठीक है। dx मतलब होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, x माइनस ए, इस क्वेश्चन में भी वही होगा x माइनस ए, ठीक है। x तो हमारे पास है लेकिन a नहीं है, तो a के लिए एक एज्यूमिंग लेना पड़ेगा। पिछले बार हमने सीरीज से बाहर का नंबर लिया था, इस बार हम लोग सीरीज से नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। तो सीरीज से कोई भी एक नंबर पिक कर लीजिए। क्या सपोज 60 को पिक करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज 60 हमारा क्या है, एज्यूमिंग है, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 60 क्या हो जाएगा -15, ठीक है। 50 माइनस 60 कितना हो जाएगा -10। 65 माइनस 60 क्या हो जाएगा 5। 55 माइनस 60 क्या हो जाएगा -5। उसके बाद 30 माइनस 60 कितना हो जाएगा -30। देन 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा, इट विल बी लाइक 0। उसके बाद 35 माइनस 60 ये हो जाएगा हमारा -25। 50 माइनस 60 इट विल बी -10। 80 माइनस 60 इट विल बी 20 एंड 60 माइनस 60 अगेन 0। सम इनका इसके हमको सम की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी सिग्मा dx। ऐड करते चलते हैं, पहले माइनस वालों को करते हैं। 15 एंड 10 25, 25 एंड 5 30, 30 एंड 30 60, 60 एंड 25 85 एंड 10 95। इट विल बी इक्वल टू -95, ठीक है। अब प्लस वालों को ऐड करेंगे तो प्लस वाले कितने हैं, ये 5 और ये 20 मतलब 25, ठीक है, प्लस 25 ये कितना हो गया 70, ठीक है, माइनस में। तो हो जाएगा हमारा सिग्मा dx इज इक्वल टू -70, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n, यही होता है। ये अभी मिटा देते हैं, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ पे x बार इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू 60, हमने 60 को एज्यूम किया था, प्लस -70 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 60 प्लस
-7, मतलब 60 - 7 = 53। ये हो गया हमारा मीन, ठीक है। 53 हमारा मीन होगा। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन अलग था इसीलिए मीन अलग है, ये क्वेश्चन अलग था इसलिए मीन अलग है, नंबर्स अलग हैं। हम लोग को देखना ये है कि सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो क्या सेम आंसर आएगा? आएगा। करके देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, एक और कॉलम ऐड होगा इसके बाद, दैट विल बी ds डेस, ठीक है। ds डेस क्या होता है? dx अपॉन में i, वेयर i इज सम कॉमन फैक्टर, जिससे कि ये सारे नंबर्स हमारे डिवाइड हो सके। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल हैं, तो हम लोग अगर i को 5 कंसीडर कर लें, 5 ले लें, तो क्या हो जाएगा, सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। i = 5 कंसीडर करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। i = 5, ठीक है, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15/5 = -3। सेम अगर हम लोग आगे करते जाए तो इट विल बी -2, इट विल बी 1, इट विल बी -1, इट विल बी -6, इट विल बी 0, इट विल बी -5 एंड -2 एंड माइनस नहीं होगा यहाँ पे होगा प्लस ही में रहेगा, ये 4 एंड 0, ठीक है। ये हमारे नंबर्स आ गए। तो अगर इन नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा अब, क्योंकि फॉर्मूला जो है, आते हैं फॉर्मूला पे थोड़ी देर पे, पहले इनको सम कर लेते हैं, ठीक है। इनका सम क्या होगा हमारा, सिग्मा ds डेस = क्या हो जाएगा, पहले माइनस वालों को ऐड करो, 3 and 2 5, 5 and 1 6, 6 and 6 12, 12 and 5 विल बी 17 into 19, ठीक है। माइनस वाले हो जाएंगे 19 - 19, अब प्लस वाले ऐड करेंगे, प्लस वाले कितने हैं, 2, 1 and 4 विल बी 5, ठीक है, +5, ये हो गया हमारा 14 - 14, ठीक है। तो सिग्मा dx = -14, अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा -14, क्लियर। अब हम लोग, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, सॉरी ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है x बार = a प्लस सिग्मा dx डेस अपॉन में n इंटू आई, ठीक है। अब a क्या था हमारा, a यूजुअल जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कंसीडर किया हुआ था, दैट इज 60 प्लस सिग्मा ds डेस कितना है, -14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू आई क्या कंसीडर किया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है 5, ठीक है, इंटू 5। ये सॉल्व करने पे अगर हमारा इतना आंसर आया तो हमारा फॉर्मूला, हमारा तरीका, हमारा आंसर तीनों सही है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस -14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा 60 प्लस -7/1 ऐसे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 60 -7 दैट इज 53 आ गया। हमारा आंसर यहाँ पे भी मैच कर रहा है, मतलब हमारे फॉर्मूले और हमारे तरीके दोनों सही हैं, ठीक है। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने का तरीका। इंडिविजुअल सीरीज के हमने वैसे तो 3 क्वेश्चन किए, लेकिन अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो ये 1 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन और यहाँ 2 क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस करते रहिए, और जो भी डाउट हो आप लोग को पता है कहाँ पूछना है, ठीक है। थैंक यू।